साथ जुड़ भी गए हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं और यूएस में है तो वहाँ की पॉलिटिक्स को तो समझते ही हैं। अनुराग, गुड मॉर्निंग और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नैरेटिव ये बन के आ रहा है कि ये यूक्रेन वाला इशू एक इको पॉलिटिकल वॉर है एक्चुअली, और ये फुल ब्लोन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शायद ना हो पाए, तो ये इसके इको पॉलिटिकल वॉर के रैमिफिकेशन बहुत सारी इकोनॉमीज पे आएंगे, डायरेक्टली सिर्फ उसी रीजन में नहीं रहेंगे। आपका क्या व्यू है? अजय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो अजय, आई थिंक इस पे पिछले हफ्ते मैंने बात की थी, आई थिंक, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वही था कि मार्केट को डर था कि कोई फुल फ्लेजेड वॉर ना हो जाए, बट आई थिंक तभी मेरा अंदेशा वही था और हमने डिस्कस किया था कि ये वॉर नहीं होने वाला है। यूएस जब बात कर रहा है आंसर्स की, तो वो सैंक्शंस की बात कर रहा है। आई थिंक आज बाइडेन ने बहुत क्लियरली ये बोला और ये इसके बाद मार्केट्स में फिर ठहराव भी आया कि देखिए, यूएस की कोई इंटेंशन नहीं है, ये डिफेंसिव सैंक्शंस हैं और हमारा कोई इंटेंशन नहीं है रशिया से वॉर में जाने का। और एंड आई थिंक उसके बाद से मार्केट संभलना शुरू हो गया। अभी ओवरनाइट तो एक पॉजिटिव बायस दिख रहा है मार्केट्स में। सो आई थिंक मार्केट ऐसे देख रहा है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। अजय, आई थिंक ऑन द लार्जर क्वेश्चन आपका जो है ना, मुझे नहीं लगता कि ये इस पे बहुत ज्यादा अब फर्क पड़ेगा। देखिए, आप दो इवेंट्स हम देखें अगर 9/11 के बाद भी देखें तो इवेंट के दिन और कुछ एक महीने तक मार्केट डाउन था, बट अब 45 दिन में मार्केट वापस उस लेवल पे आ गया था। यही अगर 2014 में आए, जब क्राइमिया एनेक्सेशन किया था रशिया ने, तब भी मार्केट करीब 4-5 दिन तक नेगेटिव टेरिटरी में गया था और 6th डे वापस पॉजिटिव आ गया था। तकरीबन कल आज मेरे ख्याल से चौथा दिन था जब वो डाउन हुआ, तो आई थिंक कल पॉजिटिव आ जाएगा। तो आई थिंक तकरीबन हम उसी टेरिटरी में चल रहे हैं। देखिए, ऑयल प्राइसेस बढ़ना एक डिफरेंट इशू है, वो पहले भी बढ़ रहे थे, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक लार्जर वर्ल्ड के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज सभी इकोनॉमीज कोविड के बाद से रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं। कोई भी इकोनॉमी की ये इच्छा नहीं है कि वो इस समय व्यर्थ की लड़ाई में उलझे किसी भी देश से या फिर किसी भी तरह के इकोनॉमिक कॉस्ट्स बियर करें। अनुराग, एक और बात ये आ रही है निकल के कि इस वॉर के मैटर ने जो सेंट्रल बैंक्स, वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स जो हॉकिश हो रहे थे, उसकी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा वीकन कर दिया है और बहुत जल्दबाजी में शायद रेट्स टाइटन ना हो, ऐसा लगता है आपको? तो इसमें अजय दो डिफरेंट सिनेरियो देखने पड़ेंगे। देखिए, यूएस मार्केट में हॉकिशनेस की जरूरत है। यहां पर इन्फ्लेशन 7% आ रहा है और कंसिस्टेंटली आ रहा है, और आई थिंक फेड को क्लियर सिग्नल है और हमें पूरा अंदाजा है और कंसेंसस यही है कि रेट्स यूएस में तेजी से बढ़ेंगे। देखिए, यूरोप मार्केट्स को हमें डिफरेंटली आंकना चाहिए। वहां पे इन्फ्लेशन उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उनका इन्फ्लेशन 2.5-3% के नीचे ही है। तो अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक अगर देखेगा तो उसका स्टैंस उतना हॉकिश होने की उसको जरूरत नहीं है। आई थिंक वो ग्रेजुअली भी चल सकते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन is not a problem in European Union. It is a problem in US. Ajay? Morning, Anurag. Priyanka here. Always a pleasure to have you on the show. एक चीज और, एक ऑल्टरनेट व्यू के तौर पर इसे इनफैक्ट कहना चाहिए, क्योंकि जब हम अगर पास बैक हिस्ट्री में जाएं तो 2014 में जब क्रीमिया क्राइसिस हुआ तब भी यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन बहुत हद तक उन सैंक्शंस की इफेक्टिवनेस पर क्वेश्चन उठे हैं। अब यहाँ पर जब इकोनॉमिक सैंक्शंस यूएस लगाता है रशिया पर, तो अब भी एक ऑल्टरनेट व्यू ये निकल कर आता है कि शायद इफेक्टिवली इनकी इस बार ये सैंक्शंस की इफेक्टिवनेस को भी क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। व्हाट वुड बी योर व्यू ऑन दैट? प्रियंका, मॉर्निंग, प्लेजर टॉकिंग टू यू। देखिए प्रियंका, एक चीज हमें समझनी होगी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर, आई थिंक ये जो वर्ल्ड की इंटरकनेक्टेडनेस है ना और इंटरडिपेंडेंस है, यही वॉर्स होने से रोकती है। और इसके लिए इसमें क्या होता है कि वॉर सबके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आज जर्मनी ने अनाउंस कर दिया कि वो जो उसकी पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, उसको होल्ड पे डाल रहा है। अगर आप न्यूज को ट्रैक करें तो वो पाइपलाइन अक्टूबर से ही सस्पेंडेड में है, बिकॉज वो उसमें इशू ये है कि आपको एसेट्स और पीपल ट्रांसफर करना है टू अ जर्मन सब्सिडरी। तो समथिंग जो ऑलरेडी सितंबर से सस्पेंडेड में स्टेट में था, आप आज अनाउंस करते हैं कि हमने उसको होल्ड पे डाल दिया। तो मुझे नहीं लगा कि कुछ बदला है इसमें। आई थिंक सभी लोग सैंक्शंस तो डाल रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं, बट देखिए बैक चैनल में डिप्लोमेसी में जब बातें होंगी ना,
तो उनको भी पता है कि अगर वो सारे सैंक्शंस लगा देंगे ना, तो फिर तो कोई कॉस्ट ही नहीं रह जाएगी। तो फिर तो रशिया बोलेगा अब जो होना तो हो गया है, फिर तो हम नेक्स्ट वर्स्ट जो कदम है वो उठा लेते हैं। तो आई थिंक हर कोई उस एक्सट्रीम स्टेप से बचना चाह रहा है, सो दैट बैक चैनल डिप्लोमेसी में बातचीत हो सके। तभी ये जो सैंक्शंस ऊपर में जो हमें दिख रहे हैं वो उतने स्टर्न नहीं है, और कहीं ना कहीं इंटेंशन भी वही है प्रियंका, कि इतने स्टर्न एक्शन ना लगाया जाए। देखिए ये इंटरडिपेंडेंस आपको बता रहा है कि किस हद तक जर्मनी का गैस सप्लाई जो है वो डबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पाइपलाइन। उसको अगले विंटर्स तक ये एग्जीक्यूशन और कमीशन में लाना है, तो नेगोशिएशन सबको चाहिए। इस बीच वेरी फ्यू पीपल नो कि उस रशिया $1 बिलियन यूक्रेन को देता था, वो पाइपलाइन जो कि जर्मनी जाती थी थ्रू यूक्रेन। सो सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड ऐसे ही एक साथ में चलता है, और आई थिंक इसी से एक स्टेबिलिटी आती है प्रियंका। Sure thing, अनुराग, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड, प्लेजर टॉकिंग टू यू। जिस तरह से हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, और पिछले वॉर सिचुएशन और ये वॉर सिचुएशन जो है काफ़ी डिफरेंट भी नज़र आ रही है। लेकिन इकोनॉमी एट अ लार्ज अगर हम देखें, डोंट यू थिंक इन सब चीज़ों का एक इम्पैक्ट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस ही इस पर देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर रशिया की ही बात कर लें, पर्टिकुलरली फूड प्राइजेस की अगर बात करें, इकोनॉमीज एट लार्ज टूवर्ड्स कंट्रीज, इस पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, एज रशिया इज़ वन big exporter of fertilizers for that matter. So मानसी, ये एक इम्पैक्ट आप इंडिया पर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक रीजन है? At large countries impact. तो मानसी देखिए, कमोडिटीज पेंडेमिक के पहले भी एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे थे, फूड इन्फ्लेशन हर जगह था, बिकॉज हमने सप्लाई चेन्स डिसरप्ट कर दी, डिमांड सप्लाई में मिसमैच आ गया है क्रॉस का। फूड इन्फ्लेशन बहुत हद तक लोकल भी होता है, जो भारत में प्ले होगा वो यूएस में डिफरेंटली प्ले होगा। तो आई थिंक ये लोकल फैक्टर्स हैं, बट ब्रॉडली एनर्जी सबको इंपैक्ट करेगा। बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा, बिकॉज देखिए सभी तकरीबन सेंट्रल बैंक्स कंसेंसस में है कि किसी को तेज रफ्तार से चलना है, जैसे मैंने कहा यूएस में, लेकिन यूरोप को थोड़ा स्लो चलना है। इंडिया में भी रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन वहां भी कैचअप कर रहा है। तो एज लॉन्ग एज सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी पे नजर रखते हैं, कड़ी नजर रखते हैं, और जो कि हर जगह दिख रहा है हमें, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को वो काबू से बाहर आने देंगे। एटलीस्ट यूएस में तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, और इंडिया पे भी मैं रीजनेबली कॉन्फिडेंट हूं। देखिए रशियन इकोनॉमी बड़े डिफरेंट तरीके से काम करती है, उस पर प्रेडिक्शंस लगाना बहुत मुश्किल है, तो हम उसमें थोड़े मॉडल्स हमारे फेल हो जाते हैं। मानसी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप जिस हिसाब से इंडियन मार्केट्स करेक्ट हो गए हैं, इनफैक्ट अगर बेंचमार्क को देखें तो वो तो रियल पिक्चर को बहुत मास्क कर रहा है। 30, 40, 50% क्वालिटी नेम्स भी नीचे आ गए। आपको लगता है कि ये समय है धीरे धीरे वापस पोजीशन बिल्डअप करने का, या आपको लगता है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस और प्राइसेस मिल सकते हैं? तो अजय देखिए, इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन अभी करीब तकरीबन जीडीपी के बराबर आ गया है, अबाउट 100 मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, जिसको हम ब्रॉडली ट्रैक करते हैं, वो तकरीबन 100-102% के आसपास है। और आई थिंक ये बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन ये फेयर वैल्यूएशन है आज के तारीख में जो कॉस्ट ऑफ मनी है, इसको देखते हुए। देखिए अगर कुछ सेक्टर्स को अवॉइड करें तो इंडियन मार्केट्स आई थिंक ठीक है। आई थिंक कुछ उसमें कंज्यूमर कंपनीज हैं जो कि देखिए 50-60 पी के ऊपर हमें ज्यादा समझ नहीं आती है, तो उसके बाद मैच्योरिटी थोड़ी लिमिटेड रहती है। आईटी में कुछ री रेटिंग हो गई है, सेक्टर हमें पसंद है, बट क्योंकि री रेटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसके बाद से ग्रोथ वही रहेगी जो कि इकोनॉमी की ग्रोथ रहेगी। बट ब्रॉडली मेरे को लगता है कि एक रिवाइवल इकोनॉमी में आता है और आ रहा है इंडियन इकोनॉमी में, और उसके लिहाज से सेलेक्टिवली विद इन फाइनेंशियल्स, विद इन ऑटोज एंड विद इन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अगर हम कंपनीज को पकड़े तो अच्छी ग्रोथ है, और वो बड़ी नामी कंपनीज हैं। मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा कि टॉप निफ्टी 50 में ही रहें, क्योंकि इंडिया में वैल्यू क्रिएशन बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, और निफ्टी 50 तकरीबन अबाउट 2/3 ऑफ प्रॉफिट्स तो निफ्टी 50 से ही आते हैं। तो वहीं पर आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखें, स्पेशली छोटे निवेशक। Thank you so much अनुराग for giving us time again today live from Chicago। और हम देख रहे हैं अनुराग, आपसे अब जब नेक्स्ट बात हो तो होपफुली कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। With this note, thank you so much और बढ़ते हैं, चलिए आगे।